बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने वाले हैं हम महंगाई के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से, जो कि हमारी आम आवाम समझती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर हम इदारा शुमारियात की बात करते हैं, हुकूमती इदारे की बात करते हैं, तो उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई जो हमारा अभी पिछला महीना ख़त्म हुआ है मई, वो 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची रही है। इससे पहले गवर्नमेंट की जानिब से ये भी क्लेम किया जाता रहा कि महंगाई को वो जो जब गवर्नमेंट आई थी 38-37% था, उसको कम करके वो सिंगल डिजिट पे ले आए हैं। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये भी बरमला इजहार करते हैं, उनको भी देखा गया कि महंगाई 4%, 5% पर आ गई है। लेकिन ये वो तमाम मामला थे जो कि हुकूमत के कागजात में थे। लेकिन जब आम आवाम से बात करते हैं तो आम आवाम वही, जब भी महंगाई की बात करते हैं तो ग्राफ को किस तरह से नापा जाता है, आटा, चीनी, दाल, रोटी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, अगर वो मुनासिब दाम पे मिल रही हैं इट मीन्स कि महंगाई कम है, और अगर वो बढ़ रही हैं तो इट मीन्स कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इदारा शुमारियात ने जो माहाना रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया गया है कि जून 2024 के बाद गुज़िश्ता मई में महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, और इसमें जो इजाफा है वो 0.52% का रहा है। और ये भी बताया गया है कि आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 8.6% रहने की पेशगोई है। अब ये जो महंगाई है, क्या वाकई ही जो इदारा बताता है या जो रिपोर्ट सामने आती हैं ये उसके मुताबिक ही चीज़ें बढ़ रही होती हैं, बाकी सब कुछ कंट्रोल होता है, या फिर हुकूमती कागजात कुछ और हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है? बात करेंगे। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मौशियात है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, कुछ कहानी तो मैंने कोशिश की है कि बयान कर दूँ, बाकी अब आप बताइए कि महंगाई वाकई ही इतनी कम हो गई है? पेट्रोल देखिए ना कि वो 258-60 से कहाँ पर 380-416 से वापस आया है, और यहाँ हम बता रहे हैं कि महंगाई इतनी नहीं है। आम आदमी तो अपनी जेब देख के बात करता है जी, ना जी। इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसके 3-4 वो हैं। जो बात टेक्निकली गवर्नमेंट कर रही है वो है मनी इन्फ्लेशन की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ठीक। और उसमें स्टेट बैंक ने कमी करने की कोशिश की पिछले साल तक, इस जंग के ईरान की जो जंग है उससे पहले। मगर वो जो भी गेंस थे, आप दो बातें देखें ना हो रही थी। नंबर 1 बल्कि 3 कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होके 10.5% पे आ गया था। आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो शायद 7.5% पे आ गया था, और आपका ग्रोथ रेट जो है वो 3.7 पे आ गया था। मगर अब 6 महीने के अंदर अंदर ग्रोथ रेट कम होके 2.7% के करीब आ गया है। सही। महंगाई जो है वो फूड इन्फ्लेशन स्पेशली और एनर्जी इन्फ्लेशन स्पेशली वो कोई 20% पे चली गई। बाकी इन्फ्लेशन जो है वो कोई गवर्नमेंट कह रही है 8.5% है, कोई 10% पे चली गई, और इंटरेस्ट रेट भी 11% पे चले गए। सो वो जो पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में इस हुकूमत ने गेंस लिए थे इकोनॉमिक, वो सारे माइनस में आए हैं, वापस आ गए। और स्पेशली वो जो पेट्रोल की कीमतें या ऑयल की कीमतों की वजह से, मगर उसमें जो लेवीज गवर्नमेंट लगाती रही उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जब महंगी हुई, जो सब्जियां वगैरह थी वो शहरों से बाहर गई, बिल्कुल खर्चा बढ़ा तो वो ऑटोमेटिकली वो और महंगी हो गई। फिर उसके दरमियान मिडलमैन भी है जो सर्द बाजारी भी करता है, जो प्रॉफिट मॉन्गरिंग भी करता है, तो उसने अपॉर्चुनिटीज ले ली और हर चीज़ महंगी कर दी। फिर आपका जीएसटी भी महंगा 18% पे, और अगर आप बड़ी शॉप पे जाएं तो फिर हर चीज़ पे जीएसटी है। शायद खुली चीज़ लें तो उस पर नहीं है, मगर वहाँ मिलावट है। हालांकि सर वहाँ पर जो है वो चाहे कार्ड पेमेंट होती है या फिर वो कैश सर्कुलेशन होता है, वो जीएसटी का जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हर आदमी जो है वो बड़े स्टोर वाला छोटे स्टोर वाला टैक्स लगा के आवाम की जेब से जरूर निकाल लेता है। अब फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन, सही, कोर इन्फ्लेशन, ये डिफरेंट नाम हैं, इकोनॉमिस्टों को समझ आती है
गवर्नमेंट, मैंने आपसे कहा कि वो CPI देखती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखती है, ठीक है। वहाँ अब एज ए सेड कि अब फिर से वो बढ़ना शुरू हो। मगर एक और इंडेक्स है जिसको अमूमन नहीं देखा जाता है, वो है GDP डिफ्लेटर। सही। वो सारे प्रोडक्ट्स को देखता है और वो है जो बढ़ रहा है। इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, मजदूर की उजरत आप बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स जो हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, जैसे जैसे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनकी कीमत, ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, तो वो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। सही सही। गवर्नमेंट आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखा रही होती है और जो आम आदमी है उसकी जेब से कॉस्ट, मगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो सरमायाकार को भी तंग करती है। सही। क्योंकि उसकी चीजें, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है ना। हर चीज कैसे कम होता है? जो सरमायादार है कभी भी वो अपने ऊपर तो आंच नहीं आने देता, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, वो ऑटोमेटिकली एंड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है और कंज्यूमर ही उसको भरता है। फिर देखें, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। एक ये है जो बात आप ही ने कर दी कि अगर तो वो गवर्नमेंट को वो टैक्स जो इकट्ठा किया दे दे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन नीचे चला जाएगा, और अगर वो नहीं दे रहा तो फिर नेचुरली वो इलीगल मीन से अपना प्रॉफिट ले रहा है ना, लीगल मीन से नहीं ले रहा इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा ये है कि जब आप ऑनेस्टली मिनिमम वेज देंगे 40,000 और 25,000 आपके मजदूर है, तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप ये कह के कि हम 40 देते हैं और 25,000 उसको दें, तो नेचुरली वो फिर आप इलीगल मीन से अपना प्रॉफिट बीच में से निकाल रहे हैं। सही। हमारा जो मैकेनिज्म है सारा FBR का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरमायाकार से अपनी जेब में पैसे ले लेते हैं और ले लेते हैं। वो उसमें लॉयर्स भी हैं, हाँ। उसमें FBR के लोग भी हाँ। हैं, तो उससे ये होता है कि आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो उनके प्रॉफिट तो बन जाते हैं, मगर वो इस सारा बोझ जो है वो अवाम पे कर देते। जब जिस मॉनिटरिंग एजेंसी ने पैसे खा लिए तो फिर कौन है आपका वाली वारिस? कोई भी नहीं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, मैं तो यहाँ पे जब प्रोग्राम करती हूँ ना, मेरा मकसद होता है आम आवाम की बात करनी, क्योंकि हमने तो लोगों की बात करनी है। अब गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, वो कहना चाहता हूँ आपको। जी 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 जी। वो ये है कि आप महंगाई कर रहे हैं, समझ आती है कि जी जंग लगी हुई है, आपने अपने खर्चे भी करने हैं, हवाई जहाज भी खरीदना, गाड़ियां भी खरीदनी है एंड सच। सर, जंग वाले मुमालिक में ना तेल बढ़ रहा है, ना स्कूल बंद हो रहा है, हम सब कुछ करते जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मगर जो है एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर दे ना, कि आदमी जो जी यही गवर्नमेंट का काम है ना। कि दो ही तरीके हैं कि या प्राइवेट सेक्टर को मराते दे, टैक्स छूट दे ताकि वो एक्सपेंड करे, या खुद बड़े डैम बनाए, सड़कें बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं ना, लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, बाइंग पावर कम होती जा रही है, 12% से ज्यादा चल गया। रिसेंटली रिपोर्ट आई है जो बड़ी मजेदार है, वो ये कह रही है कि एसेट्स जो हैं सिर्फ 11% के पास हैं, 89%, और बाकी जो थोड़े से हैं वो अगले 50% पे हैं, और 40% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। 48% जी। 89% एसेट्स आर विद 11% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखें जरा, और बाकी जो बच गए वो बाकी 50% जो सैलरीड क्लासेस हैं, जो घर एक आध रखा होगा, थोड़ी सी जमीन होगी, उनके पास है। वो भी बेचारों ने खुद नहीं खरीदा, वो तो उनके पेरेंट्स बेचारे, मैंने इनहेरिट किया हुआ है मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के दौर में घर खरीदना, अपना घर बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। ये बेचारे उन लोगों के घर हैं जो कि पेरेंट्स के थे, बाप दादा के थे, उसी घर में रहते हैं, चले सर छुपाया हुआ है, कोई छत मौजूद है। मैं एक बात कह दूं कि जो पाकिस्तान बना था जी, तो इस मुल्क में से हिंदुस्तान, इंडिया, वो सिख और हिंदू यहाँ से चले गए, वो कारोबारी लोग थे, तो सिर्फ 14 फैक्ट्रियाँ थीं और 14 अमीर फैमिलीज थीं। ठीक। कुछ सिख फैमिलियाँ मुसलमान हो गईं और यहाँ रह गईं क्योंकि ज़मीनें यहाँ थीं। आज जो हम कहते हैं अमीर हुए हैं, वो इस टैक्स को लूट के इस 78 यानी वो पाकिस्तान को खाते हुए हुए हैं, पाकिस्तान को, इसी सरजमीन को खाकर अमीर हुए हैं। पनामा लीग से लेके दुबई लीग तक
उन्हीं के नाम आते हैं, बार बार आते हैं, हमने कभी किसी को सजा नहीं देखा सिवाय एक पॉलिटिशियंस को। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें और लोग भी हैं, छुपा दी जाती हैं, रिपोर्ट्स इंटरनेशनली आती हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। IMF ये कह रही है आपको कि आप ट्रांसपेरेंट करें अपने जो अदारे हैं, जो टैक्स के भी अदारे हैं और जो नैब भी हैं, आप नहीं कर रहे। IMF कह रही है कि आप पॉवर्टी एलिवेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि IMF के जो अफसरान हैं या फिर उनके जो लोग हैं, इदारे हैं, क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता क्या हो रहा है? वो ये तो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, वो ये तो कहते हैं पेट्रोल पे टैक्स लगाएं, वो ये तो कहते हैं GST बढ़ा दें, वो ये तो कह रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों पे जो है वो टैक्स बढ़ा दें, शरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्स की शरह 1 से 18 पे ले बड़ा कुछ कहते हैं, वो आप सिर्फ वो बताते हैं। हाँ, उनको क्या ये हमारी अफसरशाही क्या कर रही है, हमारी सियासतदान क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पर उसकी नजरें बंद हैं या जानबूझ के बंद कर लेते हैं? जी, वो जो दूसरी बात है वो ये है कि जब वो भी तो आम इंसान है ना, मिडिल क्लास के लोग हैं, वहाँ उस किस्म के इंडस्ट्रियलिस्ट तो IMF में नहीं होते। तो वो जब यहाँ आते हैं और यहाँ आप उनको बड़े बड़े मरात देते हैं, तोहफे उनको भी अपने रास्ते पे लगा लेते हैं, तो वो फिर कई चीज़ों पे आंखें बंद कर लेते हैं। सही, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर कई चीज़ों पे जब उन्होंने रिपोर्ट ऊपर देनी होती है तो फिर वो रिपोर्टें भी शाया कर देती हैं आपके बारे में, कर देते हैं। आपकी करप्शन के बारे में भी, आपके जो डेट है उसके बारे में भी, एंड सच फोर्थ। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये जो हालात कुछ बेहतर हुए थे, ये मिडिल ईस्ट की जंग के बाद दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गए, महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ने शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान हो सकता है आफ्टर बजट कि महंगाई की शरह कम से कम आम आदमी को सुकून आ जाए? ये जो आप 48% बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि पावर्टी लाइन से भी, यानी एक वक्त की रोटी खाते हैं, पावर्टी लाइन से ऊपर हैं मगर अमीर नहीं है। जी जी, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 40% की बात नहीं कर रहा जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। सही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिसको हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कहते हैं, और अब तो इस रिपोर्ट के तहत अपर मिडिल क्लास भी। ठीक, वो 11% तो आपकी एलीट है ना। जी जी सर, उनका तो मसला ही नहीं है ना। जी, बट सवाल तो यही है कि आपकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, आपने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, सही, बट अगर आप उन्हीं के रिश्तेदार हैं या उन्हीं के हिस्सेदार हैं तो फिर उन्हीं के क्लास फेलोज हैं, सही, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि जी दुबई में एक अपार्टमेंट मुझे भी ले दो, बस फिर हमेशा के लिए आपका मुंह भी बंद और आंखें भी बंद। नेचुरली हर बंदा अपने सकत को देख के मांगता है ना कि मुझे क्या दिया। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मफादात की सियासत, मफादात की नौकरियां, मफादात सब कुछ है क्या? अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया मॉडल इस मुल्क में राइज हो गया, और इस जैसे इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अब तो इनका नाम उन्होंने और भी रख दिया, साउथ, यस, नॉर्थ और साउथ। मुझे किसी ने कहा कि नॉर्थ का मतलब है कोल्ड हार्ड वर्किंग नॉर्थ जो ग्रो कर रही है, और साउथ का मतलब है हॉट लेथार्जिक करप्ट साउथ, जो अपने ही रिसोर्सेज को, ह्यूमन भी और नेचुरल रिसोर्सेज को फ्लाउट कर रही है। सही। और आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जब वर्ल्ड बैंक और IMF को 50 साल हुए थे तो अमेरिका में एक मुहिम चली थी कि इनको बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने उनके जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, उसने तकरीर की, उसने कहा जी हमने जो यूरोप पे पैसे खर्च किए रिहेबिलिटेशन के लिए, उतने ही पैसे हमने थर्ड वर्ल्ड पे दिए हैं। यूरोप रिहेबिलिटेट हो गया, थर्ड वर्ल्ड खा गया। ये आज से 30-40 साल पहले की रिपोर्ट है। सही सही सही। अब मुसीबत ये है कि इस सारे विशियस सर्कल से हम कैसे निकलें? सर, निकालेगा कौन? जिन्होंने निकालना है वही तो इसका हिस्सा है। किस तरह से निकल सकते हैं? आप सब, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और कौम कहती है कि हम नहीं बनेंगे, इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप उस विशेष सर्कल में आ गए ना, कि जहां आप पे एक प्रेशर और है, कौम का प्रेशर और है। यही प्रेशर अल्टीमेटली महंगाई की तरफ चला जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी करेगा कि जी ईरान अगर 40 साल
उस पर सैंक्शन लगी हों और वो इस किस्म के मिसाइल बना सके और इस किस्म का रेजिलियंस दिखा सके, तो आपको क्या तकलीफ है जब चीन भी आपका दोस्त है, अमेरिका भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, सऊदी अरब भी आपका दोस्त है, ये सारे आपके दोस्त हैं आपको। और सर आप फायदे भी ले रहे हैं, लेकिन वो फायदे जा कहाँ रहे हैं? आवाम तक नहीं पहुंचा रहे। आपने 2 डैमों के बाद एक भी डैम नहीं बनाया, आपने कोई एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नहीं किए, आपने जो है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं किए। मुशर्रफ बहुत कोशिश करता रहा, नाकाम रह गया। उसके बाद की हुकूमतें तो बाद की बात है, आपने कोई जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं किए। सही रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट है कि आपकी पुलिस, आपकी लोअर जुडिशरी, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी LDA करप्शन बढ़ रही है, करप्शन की लिस्ट में आ रहे हैं। सजा किसको दी? आपने PIA बिठा दी, आपने रेलवे बिठा दी, आपने उनके कोई डायरेक्टर्स को कहीं सजा दी? पूछा कि जनाब आपको जो 1 2 साल 3 साल के लिए डायरेक्टर बनाया था, चेयरमैन बनाया था, क्या दिखाई? तो किधर है, क्यों बैठे हैं ये अदारे? ठीक है, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। और बात यही है कि हमारे जो सरकार के इदारे हैं, खराबियां क्यों है? क्योंकि वहाँ पर खुद एहतसाबी भी नहीं है, और इदारा जाती जो एहतसाब है वो भी कहीं ना कहीं फाइलों की नजरी होकर रह जाता है। और ये जो महंगाई की शरह है, गवर्नमेंट पहले से बता रही है कि महंगाई आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगी। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी एक पाकिस्तान और 2 तालीमी निज़ाम, 2 कवानीन भी हम सुनते हैं कि गरीब का कानून कुछ और है, अमीर का कानून कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह से सेहत के मैदान में चले जाइए, अमीरों के अस्पताल और हैं, प्राइवेट सेक्टर है, और गरीबों का अस्पताल और है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम भी 2 हैं। जो बेचारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार के स्कूलों में जाते हैं या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वो सिंपल मैट्रिक करते हैं, चले साइंस के साथ पढ़ भी जाएं तो आगे जाके इतने रिसोर्सेज होते हैं या नहीं होते कि वो किसी हायर स्टडी तक पहुंच सके। लेकिन दूसरी जानिब A लेवल्स O लेवल्स, उन्हीं के जो बच्चे हैं, वो ज़ाहिर बात है आपकी जेब में पैसा है तो फिर आप अपने बच्चे को जो है वो बेहतरीन सिस्टम में लेकर भी जाते हैं और उसकी बेहतरीन एजुकेशन तक उसको पहुंचाते भी हैं। ये ऐसा क्यों है? क्या हमारी नौजवान नस्ल भी बट चुकी है, उसको तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है? क्योंकि ये जो O लेवल A लेवल करने वाले बच्चे हैं, ये फिर दूसरे बच्चों से जो है ना वो खुद को अलग समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये तमाम चीज़ें किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, या फिर ये नौजवान नस्ल के लिए किस हद तक डिवीजन का बायस बन सकते हैं, या इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता? हम बात करेंगे। रिज़ाउर रहमान साहब माहिर तालीम है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं आपके टाइम का। रिज़ाउर रहमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो 2 तरह का तालीमी निज़ाम है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो बच्चा सिंपल मैट्रिक करेगा किसी भी सरकार के स्कूल से या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल से, और जो थोड़ा खाते पीते लोग हैं वो O लेवल में जाएंगे, A लेवल में जाएंगे, क्या कहेंगे सर? जी, आपको पता है ब्रांडिंग तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है, लोग जो हैं वो ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, और O लेवल एक ब्रांड है और लोगों को लगता है कि ये खास जेनेटरी है जो ये O लेवल्स ही बच्चों को कराते हैं, और उसकी रीजंस में कुछ बड़े सॉलिड पॉइंट्स भी हैं। ये पॉइंट कहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज देते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज देते हैं। ये तो एक राइटली डिसीजन है, एक सही बात है, इससे इत्तेफाक करता हूँ मैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो जो मैट्रिकुलेशन है वो जो कि गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, वो एक बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, मैसिव स्केल पे उस पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अराउंड 4 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देते हैं, तो वो चीप भी है, वो इकोनॉमिकल भी है, बहुत सारे लोगों की रेंज में भी आता है, पहुँच में भी आता है। गवर्नमेंट भी जो है वो उसको अपने स्कूल्स में वही राइज करती है। और एक और जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जो मैसिव स्केल पे जो चीज़ भी इम्प्लीमेंट की जाती है ना, वो उमूमी तौर पे हमारी तरह की जो कंट्रीज है ना, वो इकोनॉमिकल में जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं जो आसान हो। और मैट्रिकुलेशन बहुत आसान इस सेंस में है कि यहाँ पे बच्चों की जो कारकर्दगी है उसको मेमोराइजेशन के ऊपर बेस किया जाता है, रट्टे के ऊपर बेस किया जाता है। जो जितना अच्छा रट्टा लगा लेगा उसके उतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अच्छा रट्टा लगाने वाले बच्चे मैट्रिकुलेशन में हाई स्कोरर होते हैं। ये बात बड़ी एक सिंपल है, लेकिन लोग इसको बिल्कुल डिफरेंट तरह से लेते हैं। हाँ। लोग ये लेते हैं कि ये जो बच्चा जिसने बहुत अच्छे नंबर लिया ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है और ये बड़ा कामयाब बच्चा होगा। जबकि इसकी सही डेफिनेशन ये है कि ये बच्चा मेमोराइजेशन करने में बहुत अच्छा है और इसने जो रट्टा लगाया ना उसका ये माहिर है। ये इससे अलावा, रट्टे से अलावा या रट्टा या मेमोराइजेशन के अलावा
जो इसकी सेकंड स्टेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, फिर उसको एनालाइज करना और फिर उसको क्रिएट करना, यहाँ तक तो ये जा ही नहीं सकता मैट्रिकुलेशन वाला बच्चा। सही। और सर मुझे ये बताइए कि ये जो ओ लेवल्स है, ए लेवल्स हैं, ये कितनी डिफरेंट तालीम है मैट्रिक से, जो सिंपल हमारा रवायती मैट्रिक कर लेते हैं बच्चे, जो आपने बताया रट्टा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, ना आप जो है वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ना आपको कुछ नॉलेज मिलता है, ना आपको उसको प्रोसेस करना आता है, ना एनालाइज करना आता है, ना उसके बाद आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ रट्टा लगाया और नंबर हासिल कर लिए। दूसरी जानिब ए लेवल, ओ लेवल कितना मुख्तलिफ है इससे? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो है, इसमें जो कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको बड़ा एनहांस किया जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे ख़ास काम किया जाता है, और उसके बाद बच्चे को किसी भी यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। ये सब वो चीज़ें जो एक इंसान, आम इंसान जैसे कोई भी एक इंसान है, मैं हूँ या कोई भी और है, वो अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा उससे प्रैक्टिकल करता है या उस रास्ते से गुजरता है। जबकि मैट्रिकुलेशन जो है वो सिर्फ मेमोरी का नाम है, सिर्फ रट्टा लगाएं, याद करें और नंबर ले लें। मैं वैसे यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात अर्ज करूंगा, अभी भी जो हमारे CSS के जो टॉपर्स आए हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये याद करके जवाब दे रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट के साथ जवाब नहीं दे रहे, वो समझ नहीं पा रहे, और ना वो हम जैसे लोगों को समझा पा रहे हैं। वो जो उन्होंने किताब में से 4 लाइनें तरतीब से याद की थी या एक पूरा पेज की मेमोरी की थी, वो वहाँ पे बयान कर रहे हैं, और उनको उसी बेसिस के ऊपर CSS में टॉप पोजीशंस दी जा रही हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उनका, और यही हमारी ब्यूरोक्रेसी जो उसको सिलेक्ट कर रही है, जो समझती है कि बहुत अच्छा आंसर दे रही है, और ये टॉपर्स हैं, वो भी इसी जहन के और इसी सोच के हामिल हैं। तो अगर इसके बरक्स देखा जाए तो ओ लेवल्स में आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। आपका जवाब बुक से एज इट इज हो ना हो, आपका कॉन्सेप्ट उस जवाब के मुताबिक या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, और बच्चे के पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो खुद से बता सके आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक, किसी भी टॉपिक के मुतालिक, और वहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग आपको उसके कॉन्सेप्ट की दे, ना कि उसके जो उन्होंने मेमोराइजेशन की है उसको रट्टा लगा के बताए। रिज़ाउर रहमान साहब, मुझे सर ये बताइए कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो नौजवान हैं जो कि मैट्रिक के ओ लेवल्स तक पहुँचते हैं, ये डिवीजन नहीं हो गई? अलग अलग जो है वो मतलब नौजवानों को 2 मुख्तलिफ कतारों में नहीं खड़ा कर दिया हमने? जी बिल्कुल, 2 मुख्तलिफ कतारें हैं, और वाकई इसमें डिवीजन ही है। ये बात कहना गलत ना होगा कि ये डिवाइडेड है, और दोनों के नॉलेज का भी, कॉन्सेप्ट का भी फर्क है। आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये दोनों बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी नहीं है। यानी अगर इनको 10 मिनट के लिए एक कमरे में कहा जाए कि आप दोनों बैठ के आपस में बातचीत कर लें और एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करें, तो जो ओ लेवल्स वाला बच्चा है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज का और जो मैट्रिकुलेशन वाला बच्चा है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज का जमीन आसमान का फर्क होगा। ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी चीज के ऊपर एग्री नहीं हो सकेंगे या एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। ओ लेवल्स वाले बच्चे के लिए मैट्रिक का वो लो लेवल और समझना मुश्किल हो जाएगा, और मैट्रिक के बच्चे के लिए हाई लेवल समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है रिज़ाउर रहमान साहब, सर मुझे ये बताइए कि ए ओ लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और अपने करियर पे फोकस करे। मुझे ये बताइए कि सर कितने % हमारी फैमिलीज़ हैं, कितने % हमारे पास यंगस्टर्स हैं जो इस काबिल हैं? मैं फाइनेंशियल एतबार से बात कर रही हूँ कि जो इस तरह के कॉलेजेस में, इस तरह के स्कूल्स में पहुँच पाते हैं कि ए ओ लेवल्स कर सकें। देखिए इसमें तो बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पूरी कौम ही बड़ी टैलेंटेड है, और जो आजकल हैं जैसे जेन जी जो है वो इस वक्त स्पेस से गुजर रही है, फिर जेन अल्फा जो है वो भी स्पेस में आएगी। तो ये सारी जो बच्चे हैं इनके पास जो टैलेंट है, जो इनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, वो इनसे पिछली जितनी जनरेशन है उनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है, और इनके पास इसके साथ साथ सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनके पास वो सारे टूल्स मौजूद हैं जो कि पहले नहीं थे। इनके पास मेमोराइजेशन करने की बजाय वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प लेने के जो टूल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा इनके पास आज इतने बड़े दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे एक्सेस करना, ग्लोबली रीच करना, ये बड़ा आसानी है। तो जब ये सारी आसानियाँ आपको मिलेंगी, आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपका फोकस क्लियर होगा, तो आपका विजन बहुत बड़ा और वेस्ट हो जाएगा। तो इन बच्चों के पास ये सब सलाहियतों का होना एक नेमत से काम नहीं है। आप डिपेंड ये करता है कि कौन से बच्चे इसको सही तरह से चूज करते हैं, किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और अपने काम के साथ कितने
कंपैटिबल हैं और कितने सिंसियर हैं, ये सब चीज़ें भी इस पे डिपेंड करती हैं। और साथ साथ देखें किसी काम की विलिंगनेस होना और किसी काम को आपके पास आपको काम आता हो और आप ना करना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं या नाकाम होते हैं। तो जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ओ लेवल्स करें, ओ लेवल्स में बड़े अच्छे स्कोर करें, और दुनिया भर में ओ लेवल्स की डिमांड है, दुनिया भर में इसका सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। रिज़वानुर रहमान साहब, सर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ए लेवल्स ओ लेवल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सर मुझे ये बताइए कि हमारी तो गवर्नमेंट क्लेम करती है एक सिलेबस हो गया है, प्राइवेट स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, एक निज़ाम तालीम, हम लोग पता नहीं कितने सालों से यही नारे सुनते आ रहे हैं, तो सर वो सब क्या हवाई बातें हैं? और दूसरी ये कि ये जो ए लेवल ओ लेवल्स की हम बात कर रहे हैं सर, ये सरकार क्यों नहीं करा सकती? ये सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं हो सकता कि सारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें? हमारे नौजवान जो हैं, अब वी आर लकी कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको ज़ाया करते जा रहे हैं, हम उनको डिवाइड करते जा रहे हैं। सर सिद्रा, जो आप कह रही हैं ना, दो निज़ाम तालीम है, ये बिल्कुल आपकी बात बचा है, बल्कि दो से ज़्यादा निज़ाम तालीम है। एक निज़ाम तालीम तो वो है जो ओ लेवल्स है, आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। इसके अलावा जो मैट्रिकुलेशन है और जो हमारी आम तालीम है, उसके अंदर भी 2-3 डिवीजन्स हैं। जैसे जो बहुत छोटे स्कूल हैं उसका भी निज़ाम तालीम डिफरेंट है, और उसके बाद उसमें जो मिडिल टीयर के स्कूल आते हैं उनका निज़ाम तालीम भी डिफरेंट है, और उसके बाद जो इससे बेहतर स्कूल या जिन्हें आप हाई टीयर के स्कूल कहा जा सकता है, उनका भी निज़ाम तालीम डिफरेंट है, और मदरसा का निज़ाम तालीम भी डिफरेंट है। तो इसको 2 पे यानी ब्रीफ करना या 5 कहना, ये कोई गलत ना होगा, ये 3-4 सिस्टम है। और सरकार ने ये कई सालों से ये बात अपना एक बनाया हुआ है कि जी हम नारा बनाया हुआ है कि हम एक निज़ाम तालीम लेके आएंगे, वो अभी तक तो उसको लाने में नाकाम है। और अब उसकी जो रीजंस हैं वो मैं आपके पेश खिदमत करता हूँ। देखिए, जो सरकार है या हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अपना एक निज़ाम तालीम मैट्रिकुलेशन जिसे कहा जाता है वो तरतीब दिया हुआ है, उसको मैनेज करने वाले लोग भी वैसे हैं जो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ है। सही। उन लोगों ने जिस जमाने का मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ है वो उसी जमाने के लिहाज से सोचते हैं, बिल्कुल उसी जमाने के तरह हैं। अभी अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में दुनिया इतनी चेंज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है, दुनिया के सब्जेक्ट्स जो स्कूलों में पढ़ते हैं पढ़ाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो चेंज हो गए हैं, बच्चों का नजरिया चेंज हो गया है। दुनिया में वो जो एक जॉब का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया है। हमारी जो सरकार है वो अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। सही। और अगर कहीं जिक्र किया जा रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं, तो वो होने या ना होने के बराबर ही करा रहे हैं। तो अगर इसको ओवरऑल ये देखा जाए कि सरकार ने जो एक अपना नारा लगाया हुआ है कि एक निज़ाम तालीम है और हम ओ लेवल्स की तरह पढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लेके आने की ज़रूरत है जो काबिल हैं, जो समझते हैं, जो करिकुलम को बना सकते हैं, करिकुलम को आज के ज़माने के मुताबिक बच्चों को दे सकते हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारा करिकुलम अभी इस वक्त हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड है, यानी आप जितनी अच्छी मेमोरी करेंगे, मेमोराइज करेंगे, उतना अच्छा पेपर देंगे, और उसी नजरिए से पेपर चेकर जो उसको इनमें पेपर चेकिंग करता है वो चेक करेगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं बहुत बुरी रही हूँ इन सब मामलात में, क्योंकि मुझे सब आता भी होता था। मुझे ये होता था कि मुझसे प्रेजेंटेशन ले लें, मुझसे सुन लें, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे 3 घंटे के पेपर में मत बिठाएं। मैं इस दुख को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं सब कुछ आते हुए भी मैं लिख नहीं सकती पेपर में बैठ के 3 घंटे के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे हर सूरत लिखना था नंबर हासिल करने के लिए। जी, इस तरह बिल्कुल ये ऐसे होता है। बच्चों की बहुत सारी एग्जाम होती हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट करके समझा सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बच्चों की मुख्तलिफ एग्जाम होने के बाद बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ एक तरीका मुयस्सर करना, ये मेरा ख्याल है बच्चों के कैलिबर के साथ ज्यादती है। और वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, वो जो क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान में बैक एंड पे रहे हैं, या वो बहुत पीछे रहे, और उनके नंबर्स नहीं आते।
सर कितने एजुकेशन मिनिस्टर्स आए, कितने गए, किसी ने बच्चे को अपने सरकार के स्कूल में दाखिल करा दिया कि भाई सरकार के स्कूल तो कमाल हो गए, अब मिनिस्टर के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ेंगे। माजी में भी इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स हम देखते रहे हैं। सर क्या कोई गवर्नमेंट के पास वाकई ऐसा प्लान है कि चले आज तो जो हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, जेन ज़ी भुगत रही है, आने वाले वक्त में कम से कम जो अल्फ़ा है वही बच जाए, उनको ही कोई एक यकसा निज़ाम तालीम मिल जाए। और दूसरा सर मुझे ये बताइए कि ये जो ए लेवल से या ओ लेवल से पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए कितने % ऐसे पेरेंट्स हैं कि उनकी जेब इजाज़त देती है कि वो अपने बच्चों को ए लेवल्स ओ लेवल्स में एडमिशन करवा सकते हैं? देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है कि ये अपने सिस्टम को एनहांस कर लें तो इनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल तो हैं। आज इंटरनेट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बहुत आसान भी कर दी है। सही। और इसके जरिए अगर ये अच्छी नीयत से काम करें और ये पॉजिटिवली इसके ऊपर वर्किंग करें तो ये ज़रूर कर सकते हैं और बच्चों को आने वाले दौर के मुताबिक 21वीं सदी के मुताबिक ये एजुकेट भी कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये नहीं करेंगे तो ये जो जेन ज़ी है और जेन अल्फ़ा है, ये इतनी इंटेलिजेंट, इतनी टैलेंटेड, इतनी फोकस्ड है कि ये खुद ब खुद अपने आप को वेल एजुकेटेड कर लेगी। ये अगर आप देखें ना, अक्सर लोगों के बारे में लोग कहते हैं जेन ज़ी जो है वो ज़रा सीरियस नहीं है, जेन ज़ी की ज़रा बुराइयां लोग ज़्यादा करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जेन ज़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा अप्रोचेबल है, ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा फोकस्ड रहती है। और ये वो बच्चे होंगे जो आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है ओ लेवल्स को, ए लेवल्स को करने की, वो तो सिर्फ एक ख़ास तबका है पाकिस्तान में जिनकी आमदन को अगर आप देखा जाए महीने की 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है, वो लोग अपने बच्चों को ओ लेवल्स करा सकते हैं। ओ लेवल्स अगर आपने बड़े आम से स्कूल में भी कहीं लाहौर से या कराची से करना है तो उसकी भी फ़ीस 20,000, 25-30 हज़ार रुपये है। और इसके अलावा आपने उसकी ट्यूशन, उसकी अकेडमी अलहदा देनी है, और जो कि एक बच्चा तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये पे कॉस्ट करता है, और ये आम बंदे की रसाई में है ही नहीं। तो ये तो 0.05% लोग हैं जो पाकिस्तान में बच्चों को ओ लेवल्स करवा सकते हैं या ए लेवल्स करवा सकते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं। ये तो बहुत कम रेशो है। रिज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बातों बातों में एक और टॉपिक मेरे जहन में आ गया, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि ये जो ट्यूशन सिस्टम शुरू हो गया है तो भाई ये स्कूल क्या कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में मैं कभी भी ट्यूशन नहीं गई और बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये कौन एकेडमीज़ का कॉन्सेप्ट ले आया है, ये कौन ट्यूशन्स का कॉन्सेप्ट ले आया है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो नर्सरी में है, वो जो पहली जमात का तालिब इल्म है, वो भी बेचारा ट्यूशन जा रहा है। उसकी तो ज़िंदगी मुसीबत बना के रख दी आपने। पहले 8 घंटे का स्कूल लेके आए, उसके बाद आके अभी 1 घंटा नहीं सोता तो उठा के उसको ट्यूशन भेज देते। किसी दिन इस पर ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कमाल होने वाला है पाकिस्तान में। मैं तो कहती हूँ कि भाई पता ही नहीं क्या होने वाला है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सुन के मैं यकीन जाने में हैरान रह जाती हूँ कि ये कौन ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है और इन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब खबर क्या है, दवा असल है या नकल है, ये आप घर पे बैठे खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि बारकोड और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च किया जा रहा है और जाली दवाओं के खात्मे के लिए जो है आम शहरियों के लिए ये सिस्टम लाया जा रहा है। ये सिस्टम क्या होगा, किस तरह से होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि जो हर मेडिसिन जो बनेगी उसकी डब्बी के ऊपर एक बारकोड होगा जिसको स्कैन करने से आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो उसके ऊपर टैग को हम स्कैन करते हैं, फ़ौरन से पहले वो इंटरनेट पे आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट है या फिर कॉपी है। बिल्कुल इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि जो दवाएँ हैं उनकी डब्बी पर एक बारकोड होगा, उसको स्कैन किया जाएगा, पता चल जाएगा ये दवा असल है या फिर ये जाली है। बात आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन पे, कैसे होगी, क्या वाकई हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया है और जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आए रोज़ इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब ईद उल अज़हा गुजर गई है, मुहर्रमुल हराम की आमद है, आए रोज़ हम देखेंगे इंटरनेट बंद हो गया है। यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे लेने वाली ख़वातीन जब आती हैं वहाँ पर सिस्टम ब्लॉक हो जाता है कि 100 लोगों को पैसे देते हैं, उसके बाद सिस्टम चलना ही बंद हो जाता है। यानी जहाँ पर भी हम लोग इस तरह का, आपको याद होगा कि लाहौर शहर में CTO साहब ने ऑर्डर्स कर दिए कि हर सूरत लाइसेंस बनवाना होगा, बच्चों को पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुए, भाई रश लग गया।
जो सेंटर्स हैं वहाँ पर, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स पर, वहाँ पर सिस्टम बैठ गया। मतलब किस तरह से अभी माजी के जो हवाले हैं उनको देखते हुए मुझे इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं आता, लेकिन खैर किस हद तक यकीन किया जा सकता है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारा और आपका प्यारा पाकिस्तान डिजिटलाइज होने जा रहा है। अब जाली दवाएं नहीं मिलेंगी, अब आप खुद बारकोड स्कैन करेंगे जी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपके लिए लाया गया है। कमाल है। अफादियत बताइए इसकी। कमाल है, कमाल है। अच्छा मैडम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। देखें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कल इसके मुखालिफ थे 2014 में जी, आज वो इसके हामी हैं और ये सिस्टम ला रहे हैं। देखिए मैडम, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सिस्टम पुराने होते हैं, नाम नया दे दिया जाता है। सही। अब मैं आपको ये बताऊं, आपको सुन के हैरानगी होगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और मौजूदा हुकूमत जो है, वज़ीर-ए-आज़म को कैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब जादूगर हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी कायल कर लिया, ड्रैब को हुक्म दिया कि ये सिस्टम लाओ। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जनवरी 2014 में ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। ठीक। और उस वक्त कौन था हुकूमत में 14 में से? पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी थी तकरीबन। अच्छा, उसमें 2014 जनवरी 2014 में ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके गवर्नमेंट में थे। मिलके थी और उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया। सही। उसके बाद इसकी मुखालफत, सबसे बड़ी मुखालफ जो थी वो कराची के अंदर MQM थी। सही। और ये मसला उलझ गया और फार्मास्यूटिकल जो थी उसने हड़ताल कर दी। उस वक्त इल्जाम ये आया था कि फार्मास्यूटिकल कराची में ज्यादा है। सही। और गाढ़ है, मल्टीनेशनल का भी और नेशनल का भी। सही। उन्होंने मैडम ये इसके मुखालफत की और फिर हड़तालें हुई और फिर ये 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 2015 आई, फिर 156 कंपनियां थी जिनमें से जो है 114 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और फिर जनाब वाला बाकी ने फिर हड़ताल कर दी। सही। उसके बाद कहा यह जाता है, जराए ये दावा करते हैं कि उस वक्त की जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो आज के मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी जो जमात थी, उनकी जो पसे पर्दा कंपनियां थी, वो इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही थी। सही। कि चोर बाजारी बंद हो जाएगी। अच्छा जावेद साहब, ये जिस जमाने की हम बात करें ना 2014 की, उस वक्त ये MQM का अरूज था। ठीक है। और प्रोड्यूसर साहब ने ही मेरी तस्दीक की है कि उस वक्त जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को सड़कों पे घसीटा करती। ये वो वाले दौर की बात कर रहे हैं मैडम। उसके बाद 2018 में यही कंपनियां इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि ये बार कोड नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारी चोर बाजारी बंद नहीं होनी चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया ये ऑन रिकॉर्ड। सही। उसके बाद नेगोशिएशन हुई और उन्होंने कहा जालिमो इसको चलने तो दो। सही। हम चलो मल्टीनेशनल पे तो आयद करने दो, लेकिन नेशनल के साथ थोड़ी सी रायत कर लेते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ, ड्रैप ने किया। ड्रैप ने नोटिफिकेशन नंबर 214/A/2017 ये नोटिफिकेशन हुआ। इसके बाद इस पे सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। सही। तो बात ये बतानी थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बात है, लें। अब तो ज़माना उससे भी आगे चला गया। अब इन्होंने 2018 में जो कोड मुतारफ कराया था उसका नाम रखा था 2D बार कोड। उसमें सारा कुछ डिजिटलाइजेशन पे आ गया। और 2018 के बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल की तमाम कंपनियां इस पे बार कोड पे आ गए, 2D बार कोड पे आ गई। ठीक है। और अगर आप उनको मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयां देखें तो हर पे बार कोड है। ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि इनको पॉइंट स्कोरिंग की आदत है, अब उस पे अमल दरामद 2018 किस्सा निसफ सदी का है। मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बुरा ना मनाइएगा। ठीक। फीफा जो पाकिस्तान फुटबॉल की जो आलमी जो तंजीम है, देखिए उसके ज्यादातर जो फुटबॉल जाते हैं वो सियालकोट से जाते हैं। सही। और उसमें बारकोड लगा हुआ है। और जो असल फुटबॉल है वो जनाब, ये इतने जालिम है, इतने टेक्निकल लोग हैं। हाँ। वो असल जो है 70,000 से लेकर
1 लाख तक उसकी कीमत है। ठीक। अब वो 3 से 4 हज़ार में भी फुटबॉल मिल रहा है। हाँ। जब वो बार कोड वहां जाके फीफा में मारते हैं तो वो जेन्युइन होता है, हालांकि फुटबॉल उसकी कॉपी होती है। ये ऑन रिकॉर्ड पकड़े, FIA ने ये केसेस पकड़े भी। लेकिन जावेद साहब अब देखिए ये अच्छी बात है, किधर दवाइयाँ किधर फुटबॉल खेल के मैं कहाँ घुमा रहे हैं। एक मिसाल दी आपको। अच्छा। अब उसके बाद देखिए दवाइयों के बाद छोटे बच्चों का दूध है जो मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, उस पर भी बार कोड लगा हुआ है। और हुआ क्या, सर वो जो पहले बार कोड वाला सिस्टम है ना, वो तो है कि आप उसको स्कैन करेंगे तो आप कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट सिस्टम ला रही है कि ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि ये दवा मैन्युफैक्चर कब हुई है, एक्सपायरी कब है, कब तक इस्तेमाल करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी कीमत क्या है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको याद होगा जी, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब थे सलीमी, अदर जमाल सलीमी, आज से 4 साल पहले की बात है। इन्होंने जो मुल्क का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ना, बाबर एंड कंपनी, वहां पे इन्होंने रेड किया, बार कोड लगे हुए थे, सारा कुछ लगे हुए थे, उनका एक पूरा अलग से एक सिस्टम पकड़ लिया उन्होंने। और वहां पे क्या हो रहा था, बार कोड लगे हुए थे, मशीनरी नहीं आ गई, और फिर वो उनकी कीमतें बदली जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर बदल गया। ये इस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, बाद में वो फारग हो गया। अब बात जो करने वाली है, एक अच्छी सुबह का आगाज हुआ है, करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट, सूबे आजाद है, इस पे अमल दरामद होना वक्त की जरूरत है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बार कोड के हवाले से कितने लोग हैं जिनको अवेयरनेस है कि ये वो बार कोड है, और कितने लोगों के पास जो खरीदार हैं अद्वियात के। लेकिन जो एक कम्युनिटी है ना, एक क्लास जो एलीट क्लास है, वो ऐसे मेडिकल स्टोरों पे लोहारी तर्ज के वो जाती नहीं है। उन्होंने जाना सीधे बड़ी बड़ी फार्मेसियों पर, जहाँ पे बार कोड का उनको भी पता है। लेकिन जावेद साहब, ये जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज है ना, आजकल वैसे ट्रस्ट किसी पे भी नहीं किया जाता। नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। ये तो आपका ईमान सलामत है तो आप अच्छे से कारोबार करिए, और आपका ईमान नहीं है तो आप कहीं पे भी बैठे हुए कुछ भी करें। अब देखिए, जो बात आपको बतानी है, अल्लाह करे मुस्तफा कमाल इस पर अमल दरामद कर गुजरे। इस वक्त जो जाली अद्वियात का सैलाब आया हुआ है, बार कोड मौजूद है, 2 कोड मौजूद हैं, ठीक है, 2D बार कोड मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मरकज है वो 2 सूबे हैं। ठीक। नंबर 1 पे है KPK, जहां से पूरे मुल्क में बार कोड लगे हुए हैं, ठीक है, और जाली अद्वियात का धंधा हो रहा है, ठीक है, और ये पकड़ा भी गया, रिकॉर्ड पे है, FIA ने भी पकड़ा, ड्रग इंस्पेक्टरों ने पकड़ा। अब पंजाब में इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। अच्छा। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसमें ऑन रिकॉर्ड है, वाकई गवर्नमेंट ने काम किया जी, थोड़ा काम अल्लाह खैर। आज सर जाग जाए, क्या कर रहे हैं आप मरियम साहिबा की तारीफ करते जा रहे हैं? नहीं सर, मैं हकीकत की तारीफ कर रहा हूँ, जिस शोबे में काम हुआ है। अब इसकी वजारत के सरबराह जब मैं तारीफ करती हूँ तो मुझे फौरन से पहले जो है ना आड़े हाथों लेने हैं। मैं मरियम की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिस्टम के उन्होंने सर हुकूमत चला रही है तो फिर अब ऐसे ना। और इन्होंने ख्वाजा इमरान नजीर को कलमदान दिया, उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को डंडा दिया, और अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से, अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से, उसमें जनाब उन्होंने उनका घेरा तंग किया। इस तरफ आ जाते हैं, मोहतरमा ने नहीं बोलने देना मुझे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा काफी इनके लिए, हमारी जो एंकर साहब है उनके लिए हमदर्दी रखती है। मैं तो रखती हूं भाई, वो खातून है ना, खुश हुई कि मैंने थोड़ा सा हकीकत बतानी चाहिए, हकीकत पसंद नहीं है। अच्छा, उस पर थोड़ा सा पंजाब में बेहतरी आई है कि इन्होंने वो बार कोड पे अमल दरामद शुरू किया है, और पंजाब से और खुसूसन लाहौर से 1 साल पहले कमर टूटी, जो जाली ड्रग माफिया था, ठीक है, या तो वो भाग गया पंजाब से दूसरे सूबों या फिर दूसरे सूबों में चले गया। तो इसका क्रेडिट तो ख्वाजा इमरान नजीर उसकी टीम को मुझे देना होगा। ठीक है, चलें जावेद साहब, अब दोबारा आ गया है वो माफिया। अब पिछले दिनों लाहौर से 3-4 जगहों से वो पकड़ी गई है, और जो पकड़ी गई है उन पे बार कोड लगा हुआ है, ठीक है, और वो असल है लेकिन है वो कॉपी। अब इस पे अमल दरामद करने के लिए मुस्तफा कमाल साहब को कोई मैकेनिज्म तय करना होगा, ठीक है, अवेयरनेस मुहिम चलानी होगी और लोगों को बताना होगा। जावेद साहब सवाल ले लें, सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं प्रोग्राम के। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सवाल ये है कि हम लोग मेडिसिन की तो बात कर रहे हैं, दवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो होम्योपैथिक है, ये भी तो तरीका इलाज हमारे यहाँ ही मौजूद है जी। वो क्या क्या घोल के पिला रहे हैं, वो क्या क्या रगड़ के दवाइयों की सूरत में दे रहे हैं, और स्पेशली जो हुक्मा हैं वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं शिकंजा? हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि अभी तक
ये समझते हैं कि ये जो एलोपैथी है ये खराब मेडिसिन है और जो हुक्मा है होम्योपैथी के उनकी उसकी तरफ आंखें क्यों बंद हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ। इस पे बड़ी अच्छी बात की आपने। इस वक्त जो 80% एक रिपोर्ट मैंने की थी पिछले दिनों, सही, पाकिस्तान के पेज पे छपी थी, सवा अव्वल पे, 80% हुक्मा जो है वो मिक्सचर बना रहे हैं एलोपैथिक का और यूनानी अद्वियात का, कैप्सूलों में भर भर के। सही। और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं या ड्रैप है, पूरी फौज है एक, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। और होम्योपैथिक जो है वो अल्कोहल के नाम पर हर दवाई, अल्कोहल में, अल्कोहल क्या होती है बताएंगे? पता है सर मुझे। अब आप डेफिनेशन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जो कि मैंने फिर लफ्ज बोल दिया तो आप कहेंगे नहीं, आप अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से। अच्छा चलो, अल्कोहल को क्या कहेंगे उर्दू में? अल्कोहल ही कह लें। चलो अल्कोहल का। हाँ, लोगों को समझ आती है कि दवाई जो है वो उसमें मट्टी है, उसमें जो मर्जी है, अच्छा, वो अल्कोहल में डुबोते हैं जी, ये एलोपैथिक है, सॉरी ये होम्योपैथिक है, अच्छा, ये यूनानी है। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि हमारी अच्छा, जो ये भी ड्रैप के अंडर आता है, ये भी ये दोनों जो है ना, ये मिक्सचर है, इसको चूंकि सूबे आजाद 18वीं तरमीम के तहत, इसको पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर भी देख सकते हैं और फेडरल के ड्रैप के भी देख सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों ने आंखें बंद कर ली हैं, या ये हुक्मा से कुश्ते लेते हैं या ये उनसे पैसे लेते हैं। देखिए इसीलिए तो बंद होती है ना कि इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, इनकी छतरी के नीचे ये हुक्मा जो है, इनको तो आजाद छोड़ा हुआ है, बात ही नहीं होती। अब उनको को पकड़ता नहीं है। हाँ। और जो अद्वियात बनाने वाले हैं, लोहारी में आए रोज ये मुल्क की सबसे बड़ी मंडी जो है सेल परचेज की, वो लोहारी है। सही। और लोहारी में किसको नहीं पता कि क्या बिक रहा है वहां पर। और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो है उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। तो बार कोड तो बाद की बात है वहां पे। अब मैं लोहारी की या बात करूं, मुल्तान की बात करूं, पेशावर की बात करूं, माल आ रहा है, बाल कोड लगे हुए हैं, माल आ रहा है, लेकिन सारे ड्रग इंस्पेक्टरों ने हुकूमत ने आंखें बंद करी और आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सारे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं। और ये जो होम्योपैथिक और हुक्मा का जो तरीका इलाज है, इस पर भी किसी और दिन हम एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे कि ड्रैप इसके हवाले से क्या कर रहा है, इनके लिए कौन से कवानीन मौजूद हैं और इन पे क्या वाकई ही कोई कानून पे अमल दरामद करवाने वाला भी है या नहीं है। लेकिन ये जो बार कोड वाली कहानी, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, लेकिन माजी के जो हवाले हैं वो ये नहीं बता रहे, वो ये पेश कोई नहीं कर रहे कि ये सिस्टम भी चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने के बाद।